हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन को ही कंटिन्यू करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को ही। इसमें अब हम लोग जो करेंगे वो फिर से वही सारे इक्वेशंस ड्राइव करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एस। बट इस बार हम लोग कैलकुलस मेथड यूज़ करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्ज़ाम्स। इनफैक्ट अब आपको थोड़ा थोड़ा जो कैलकुलस आपने डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन पहले पढ़ रखा है उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ओके, तो हम लोग फिर से ठीक वैसे ही असम्पशन लेंगे। आपको कोई स्टेटमेंट बना के लिखना पड़ेगा अपनी नोटबुक पे, मैं सीधा बोल दूंगा, ठीक है। वी कैन एज्यूम दैट या कंसिडरिंग अ पार्टिकल starts with initial velocity u. Particle starts with initial velocity u from point A when time is 0. Suppose particle is moving with constant acceleration a and at time t particle reaches at point B such that its velocity is v. Let us suppose that during this time particle covers a displacement s. Particle covers a displacement s. अब हम लोग डेरिवेशंस वन बाय वन करके करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट डेरिवेशन है वो है वी आर गोइंग टू प्रूव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस रिलेशन का नाम होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि u एंड a तो हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो v एंड t वेरिएबल है, यानी कि अलग अलग टाइम की वैल्यूज़ के लिए हमारे पास v की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो प्रूव करने के लिए हम बाय डेफिनेशन चलेंगे। हमें पता है डेफिनेशन में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी, ठीक है। a हमारे पास कांस्टेंट है, हमने बार बार मेंशन कर रखा है, हम बात ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की कर रहे हैं, तो a कांस्टेंट रहेगा। अगला स्टेप क्या है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स, ठीक है। अगर हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेनी है तो लिमिट्स आज मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि आपको सोचना कैसे है। देखो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में a तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। लेफ़्ट साइड में टाइम की लिमिट्स आएंगी और राइट साइड में स्पीड या वेलोसिटी की, बेटर है वेलोसिटी की लिमिट्स आएंगी। टाइम हमने शुरू कहाँ से किया था, 0 से, लोअर लिमिट 0 यहाँ से शुरू किया। जिस टाइम की वैल्यू 0 थी उस टाइम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वैल्यू कितनी थी u। फिर कुछ देर बाद एट टाइम t, टाइम की लिमिट्स में टाइम t, तब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई है, v। तो वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर v। तो a हमारे पास कांस्टेंट है, इट कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 टू t, इधर आ गया dv, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम u टू v। dx की इंटीग्रेशन x होती है तो dt की इंटीग्रेशन t हो जाएगी, तो लिमिट्स आर टेकन 0 टू t, dv की इंटीग्रेशन हो जाएगी v, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 टू v। नेक्स्ट स्टेप होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a इंटू टी माइनस 0 इज इक्वल टू, अपर लिमिट कितनी यहाँ पर v, लोअर लिमिट कितनी है u। यहाँ पर पहले v पुट कर दिया, फिर माइनस साइन, फिर u, पहले t पुट किया था, फिर माइनस साइन डाल के 0। ये मेरे पास क्या बन गया जी, ए टी इज इक्वल टू v माइनस u। आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, अब हम अगले स्टेप में प्रूव करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इस रिलेशन का नाम क्या होना चाहिए, u एंड a कांस्टेंट है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम बच गया,
तो इस फॉर्मूले का नाम या रिलेशन का नाम आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। यू मे मेंशन इट एज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डन। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे v से। देखो इन सभी डेरिवेशंस में जब आप पहली बार करोगे तो आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, ठीक है। जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही ध्यान रखना है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। आपको s चाहिए, वी कैन स्टार्ट विद v इज इक्वल टू ds बाई dt। ओके, ये है बाय डेफिनेशन वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर इस फाइनल रिजल्ट में v नहीं चाहिए, v को एलिमिनेट करना है और हमने अभी अभी v की वैल्यू यहाँ पर ड्राइव की है u प्लस AT। तो आप v की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो u प्लस AT। इधर हमारे पास आ गया ds बाय dt। अगला स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ds की वैल्यू बन जाएगी u प्लस AT इंटू dt। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो ध्यान से आंसर करना है लिमिट्स क्या आएंगी। टाइम के लिए लिमिट्स, जब शुरू किया था टाइम 0 था, जब शुरू किया था डिस्प्लेसमेंट 0 था, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमने शुरू किया वहीं पे हमने पोजीशन का भी ओरिजिन माना था। तो वैसे भी जहाँ से शुरुआत की वो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। इधर टाइम t हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट t टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई s। ओके, ds की इंटीग्रेशन आप s लिख सकते हो। ds की इंटीग्रेशन हो गई s, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 टू s। यहाँ पर u कांस्टेंट है। ऐसा करता हूँ मैं इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि अगर आपको भूल गई हो तो भी कोई दिक्कत ना आए। सो लिमिट्स आर टेकन हेयर फ्रॉम 0 टू t एंड हेयर वी विल टेक लिमिट फ्रॉम 0 टू t। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग अभी dt की इंटीग्रेशन लिखी नहीं थी, u को आप इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हो। लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 टू t। इधर a बाहर रख सकते हो, t को बाहर नहीं रखना क्योंकि t तो वेरिएबल है, यहाँ पर t इंटू dt आ रहा है। लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 टू t। dt की इंटीग्रेशन आपको पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, dt की इंटीग्रेशन t हो जाएगी और t⁻1 है इसकी इंटीग्रेशन, t⁻1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 टू t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे आप सीधा सॉल्व कर लेना, यू विल गेट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम थर्ड रिजल्ट प्रूव करेंगे, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस AT। v इज इक्वल टू सॉरी ये तो हो चुका है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इसमें फिर से u एंड a तो कांस्टेंट है, तो रिलेशन का नाम क्या बनेगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ओके, तो अब मैंने जैसे पहले कहा था कि शुरुआत कहाँ से करनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस रिजल्ट में कहीं पे टाइम नहीं आ रहा। हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, दो तरीक़ों से हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था। एक लिखा था a इज इक्वल टू dv बाई dt, दूसरा लिखा था a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई ds, बट वो अभी तक यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। a को लिखा था हमने dv बाई dt, फिर मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताई थी ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो।
ds बाई डी टी इसकी वैल्यू कितनी है v, ds बाई डी टी इज v डिवाइडेड बाई ds। याद करो तब मैंने ये समझाया था कि ds बाई डी टी की वैल्यू को आपने dv नहीं लिखना, ठीक है, इट इज़ नॉट dv, ये क्या है, दिस इज v। दो स्मॉल वैल्यूज़ की रेशियो जरूरी नहीं स्मॉल हो। आई रिपीट, ds इज़ वेरी स्मॉल, dt इज़ वेरी स्मॉल, बट इन स्मॉल वैल्यूज़ की रेशियो का स्मॉल होना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर आपको dv नहीं लिखना है, यू आर गोइंग टू राइट हियर v। ऐसा करने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, इस रिलेशन को लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, देखो यहाँ पे टाइम नहीं आ रहा था तो यहाँ पर मैंने टाइम को एलिमिनेट कर दिया। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, लिखूँगा a इंटू डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी वी। यहाँ पर v की पावर को मैंने 1 लिख लिया है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स। लिखो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स। जब आप दोनों तरफ लिमिट्स लोगे तो बताओ डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स क्या आएंगी और v की लिमिट्स क्या आएंगी। डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स होनी चाहिए 0 से s तक और वेलोसिटी की लिमिट्स होनी चाहिए u से v तक। a इंटू डी एस लिमिट्स विल बी 0 टू s और वेलोसिटी, जब हम इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी थी u जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 थी, फिर वेलोसिटी है v जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू s है। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, कैन बी केप्ट आउट ऑफ इंटीग्रेशन, और हम सीधा कर सकते हैं ds की इंटीग्रेशन हमारे पास s हो जाएगी, लिमिट्स विल बी टेकन फ्रॉम 0 टू s। v रेज़ टू पावर 1 है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी v स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स विल बी टेकन फ्रॉम u टू v। अब ये हमारे पास हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर भी सिमिलरली हम कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इस सेंस से लिखा जाएगा। आप इसको लिख सकते हो as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना थर्ड रिलेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन भी प्रूव कर दिया। अब लास्ट पॉइंट आ गया हमारे पास जिसमें हमने s, तो यहाँ पर हम लोग जब s nth के लिए डेरिवेशन करनी है तो हम एज्यूम करेंगे जब टाइम 0 है तो पार्टिकल ने स्टार्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, v इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू u है, सपोज को पार्टिकल ने स्टार्ट किया एट पॉइंट a। लेट अस फर्दर एज्यूम दैट पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एंड पार्टिकल रीचेस एट पॉइंट b at time t is equal to n minus 1 such that it covers a displacement of s n minus 1. Then further assume that suppose particle reaches at point c when time is n such that total displacement of the particle covered is s n such that displacement covered in nth second is s nth एंड आर्टिकल में हमारा पर्पस एस nth की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, हम लोग शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर के लिए की थी। v की डेफिनेशन होती है डी एस बाई डी टी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमें v नहीं चाहिए, हम अपने आंसर को u की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगला स्टेप होगा हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर ds की वैल्यू को लिखेंगे u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब जो मेन गेम है, जो मेन डिफरेंस यहाँ पर आना है वो सिर्फ है टाइम की लिमिट्स में। पिछली बार हमने 0 से लेकर t तक की डिस्कशन की थी, अब हमें b से c पॉइंट तक डिस्कशन करनी है, यानी कि टाइम की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आनी है, n-1 से लेके n तक। उस दौरान डिस्प्लेसमेंट के लिए लिमिट्स क्या आएंगी, sn-1 से लेके sn तक, ठीक है। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स, जब हम ये करेंगे आई रिपीट हमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट्स की लिमिट्स को ध्यान से सॉल्व करना है। टाइम हम b से c पॉइंट के मोशन को डिस्कस करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर मेरे पास टाइम की लिमिट्स आएंगी n-1 से लेके n तक। यहाँ पर मैं लिखूँगा Sn-1 से लेके Sn। मेरे ख्याल से आप लोगों को कैलकुलेशंस क्लियर होंगी। ds की इंटीग्रेशन हमारे पास s होती है और ds की इंटीग्रेशन हमारे पास s लिमिट्स आ जाएंगी Sn-1 से Sn तक इज इक्वल टू u यहाँ पे कांस्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन t है। मैं इसको थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो मेरे ख्याल से आपको इसे खुद करने में कोई चैलेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये बन जाएगा Sn-1 u इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a/2 t स्क्वेयर n स्क्वेयर माइनस n-1 होल स्क्वेयर, ये हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा u इंटू ये n और n कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस था तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस a/2। ठीक है, आप लोग परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करके देख लेना, ये 2n-1 बन जाएगा। Sn-1 Sn ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, Sn-1 ये डिस्प्लेसमेंट है, तो बचा कितना डिफरेंस लेंगे तो Snth, तो ये अपने पास आ गया Snth। सो Snth इज दिस मच u प्लस a/2 इंटू 2n-1, इस 1 को हटाया जा सकता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लीजिए। क्वेश्चन में हमें एक पार्टिकल की एक्सेलरेशन दी हुई है एंड ये पहला केस है जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल है। एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमने अभी तक के जितने भी केसेस पढ़े हैं उन सब में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा है, हम मान के चलते थे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, जो हमने रिलेशन अभी ड्राइव किए हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, ये सभी रिलेशंस चारों के चारों रिलेशंस सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब अभी तक पढ़े हुए कोई भी तीनों फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। हाँ, बेसिक डेफिनेशंस में कोई चैलेंज नहीं है। बेसिक डेफिनेशन जो हमने लिखी थी a इज इक्वल टू dv/dt या v इंटू ds/dt, इसको अप्लाई करने v इंटू dv/ds, गलत बोल गया, v इंटू dv/ds, तो इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको परफेक्टली पहले जैसे अप्लाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन हमें गिवन है, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है और पार्टिकल ने स्टार्ट किया विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल है तो नेचुरली टाइम की वैल्यू 0 होगी। हमें पार्टिकल की वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है इन अ टाइम इंटरवल ऑफ डिस्टेंस 3 सेकेंड्स में एंड वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। तो वी विल स्टार्ट विद बेसिक डेफिनेशन। ए का फॉर्मूला या रिलेशन विद टाइम हमें गिवन है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ए से पहुँचना है वेलोसिटी तक, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हम यूज़ करेंगे dv/dt। दूसरा क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम की टर्म्स में दिया हुआ है। अगर यहाँ s की टर्म्स में दिया होता तो हम एक्सेलरेशन में दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते। ठीक है, ये सिर्फ जो डाटा गिवन है उसी के हिसाब से हमें यूज़ करना है। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3t स्क्वेयर प्लस 1 इंटू dt। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स। जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो लिमिट्स बेटा समझनी है इस बार। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हियर। टाइम जब 0 है, जब टाइम 0 है तो स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, या वेलोसिटी भी कहा जा सकता है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा होगा, अदरवाइज मेंशन किया होता। वैसे भी हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है, हमें वेलोसिटी ढूंढनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आप लोग चाहते तो इस क्वेश्चन में सीधा टाइम की वैल्यू 3 पुट कर सकते थे, आपके पास सीधा आंसर बन जाता। ऐसा पर करना नहीं है। ठीक है, हम हमेशा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हम पहले निकालते हैं
रिलेशन बिटवीन फार्मूला या रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, किस टाइम पे वेलोसिटी की क्या वैल्यू थी, जनरल फार्मूला। उसके बाद जो भी डाटा पूछा गया है, जो पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू पूछी गई है, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो dv की इंटीग्रेशन हो जाएगी v, लिमिट्स विल बी टेकन फ्रॉम 2 to v, 3t स्क्वायर है 3t क्यूब बाई 3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में आप लोग अब तक एक्सपर्ट हो चुके हो, मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई चैलेंज आएगा। ये हो जाएगा v माइनस 2 इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी। यहाँ पर बेटा मैंने लिमिट्स भी साथ के साथ सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी ही चाहिए। तो मेरे पास ये v का फार्मूला बन गया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकता हूँ, टाइम की वैल्यू को 3 सेकेंड पुट कर दूंगा तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। बट आई विल वेट, मुझे सेकंड पार्ट क्या है, डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। v से डिस्टेंस में कैसे जाना है, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी पहले भी कि अगर तो यहाँ कहीं नेगेटिव साइन होता फिर डिस्टेंस निकालने की कैलकुलेशन में पंगा था, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब है किसी न किसी टाइम पे पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई झंझट नहीं है, पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करने वाला नहीं है, इसलिए हमारे लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होने वाली है। इसलिए हम बिना चिंता के सीधा इसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यूज़ सेम ही होंगी, क्योंकि सब जगह प्लस साइन ही आ रहा है। तो ये ds हो गया, ये हो गया टी क्यूब प्लस टी प्लस 2 इंटू डी टी, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स। जब टाइम 0 है तो पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया था, ओरिजिन से, यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 0 है। अब एट एनी टाइम टी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों सेम होंगे, ये s है। अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा तेज़ी से सॉल्व कर दूंगा। टी रेज़ पावर 4/4 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t एंड लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 to t। फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हम 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सभी वैल्यूज़ 0 ही बन जाएंगी। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है, आप लोग अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना। थोड़ी सी जगह कम थी तो मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया है, कम लिखा है। अब मुझे ढूंढना है वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड। तो पार्ट 1 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम 3 सेकेंड पे देखेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें v क्या है, दिस v रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर जो s है ये बता रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट t सेकेंड्स, ठीक है, इन फर्स्ट t सेकेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। दिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट t सेकेंड्स। तो यहाँ पर t की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है टू गेट वैल्यू ऑफ v। तो v हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 3 क्यूब प्लस 3 प्लस 2, ये 27 प्लस 5, दिस इज गोइंग टू बी 32 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्या मेरा आपका आंसर मैच कर रहा है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में अब हम यहाँ पर टाइम की वैल्यू को 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये 3 रेज़ टू पावर 4/4 प्लस ये 9/2 हो जाएगा, 3 स्क्वायर बाई 2 9 प्लस 2 इंटू 3 हमारे पास 6 हो जाएगा, 81/4 प्लस 9/2 प्लस 6। आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, 4 81 प्लस 18 प्लस 24, ये 123/4 बन जाना चाहिए। चेक कर लेना इधर कैलकुलेशन, 123/4, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय ए बोट आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ। इंजन कट ऑफ का मतलब है बेसिकली यहाँ पर इंजन को स्विच ऑफ कर दिया गया। हमने इंजन को कट ऑफ कह दो या स्विच ऑफ कर दिया, तो इंजन बंद कर दिया गया है। इंजन बंद करने के बाद उसके अंदर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt, हमें -kv³ दिया हुआ है। यहाँ पर माइनस साइन अपोजिशन रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोट
चल रही थी, इंजन बंद कर दिया गया। अब जो वाटर है वो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, इसकी स्पीड या वेलोसिटी को कम कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर एक रिटार्डेशन होगी, तो उस रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर माइनस साइन यूज़ किया गया है। माइनस साइन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, यानी कि जो बोट है वो स्लो डाउन होगी। हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि इज सम कांस्टेंट। हमें ये भी गिवन है कि जिस टाइम पे इंजन को स्विच ऑफ किया गया, जब इंजन को बंद किया गया, उस टाइम जो इंजन की या बोट की वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v0। यानी कि मैं ये मान के चलूँ, सपोज ये बोट है, तो बोट शुरू में चल रही थी विद वेलोसिटी v0 और वहाँ पर हमने टाइम को मान लिया 0। इस टाइम पे इंजन को जो है वो कट ऑफ कर दिया गया। उसके बाद बोट आगे जा रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है एट एनी टाइम t, बट उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए जिम्मेवार कौन है, एक एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, एक अपोजिंग फोर्स जो कि उसकी स्पीड को कम कर रही है, एंड इट इज़ गिवन बाय फार्मूला -kv³। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी एट एनी टाइम t हमें कैलकुलेट करनी है, हमें इसी वेलोसिटी की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पर फिर से देखेंगे, ये dv/dt एक्सेलरेशन है, एंड एक्सेलरेशन यहाँ पर सेम समस्या पैदा कर रही है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू राइट साइड पूरी की पूरी कांस्टेंट नहीं है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, सो इट इज़ वेरिएबल। इसका मतलब जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हमने पढ़ी हैं, चारों की चारों इक्वेशंस, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं की जा सकती, हमें अपनी बेसिक डेफिनेशंस के साथ चलना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं फिर से इंटीग्रेशन वाला मेथड अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पर टर्म्स को रीअरेंज करूँगा, ये ध्यान से देखना। यहाँ पर हम टर्म्स को इस तरीके से लिखेंगे कि सारे वेरिएबल्स, एक जैसे वेरिएबल एक तरफ आ जाए इक्वालिटी के, दूसरे टाइप के वेरिएबल दूसरी तरफ चले जाए। कौन कौन से वेरिएबल्स है यहाँ पर, v एंड t, दो जगह v आ रहा है, एक जगह t, यानी v वाले वेरिएबल्स को एक तरफ रखूँगा और t वाले वेरिएबल्स को एक तरफ रखूँगा, यानी कि v वाली टर्म्स को एक तरफ और t वाली टर्म्स को दूसरी तरफ। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, dv/v³। मैं v³ को इधर ले आया और dt को उधर ले गया, ताकि v वाले वेरिएबल्स एक तरफ और t वाले वेरिएबल्स दूसरी तरफ चले जाएं, वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, -k into integration of dt, limits are taken from 0 to t। और यहाँ पर v की लिमिट्स क्या आएंगी ये ध्यान से देखना है। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, v0। जब टाइम t हो गया वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। टाइम t हो गया तो वेलोसिटी हो गई v। अब ध्यान से बेटा, ये v⁻³ है इंटू dv, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम v0 टू v, और -k dt, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 टू t। डन हो गया। अब x⁻n की इंटीग्रेशन है, ये कितनी होगी, x⁻n+1/n+1, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो v⁻³ +1/-3+1, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम v0 टू v, -k dt की इंटीग्रेशन हो जाएगी t, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 टू t। नेक्स्ट स्टेप, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा -1/v², लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम v0 टू v इज इक्वल टू -k इंटू, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अब हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v की जगह v आ जाएगा, फिर माइनस साइन, फिर हम यहाँ पर लोअर लिमिट पुट कर देंगे -v0² 1/v0² इज इक्वल टू -kt। अब यहाँ पर ये साइंस एडजस्ट हो जाएंगे, मैं इस माइनस साइन को भी इधर एडजस्ट कर दूंगा। आई एम गोइंग टू राइट डाउन 1/v² प्लस -1/v0² इज इक्वल टू k इंटू t। चेक कर लेना बेटा, उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन सही होंगी। मैं कहीं पे ये मिस कर गया हूँ, आई जस्ट मिस 2 हेयर, है ना, यहाँ पे एक 2 आना था तो ये 2 यहाँ पे आएगा,
एक 2 यहाँ पे आएगा, तो ये 2 यहाँ पे भी आएगा। अगर मैं इस 2 को एडजस्ट करूँ तो ये 2kT बन जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल मुझे अभी तक तो ठीक लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 1/v² लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे v ढूंढना है तो मैं v वाली टर्म को अकेले v को एक तरफ रखूँगा, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँगा। 2kT + 1/v02। एलसीएम लिया जा सकता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2kT v02 + 1/v02। ठीक हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें v चाहिए, तो v को एक तरफ रख लेंगे। यहाँ पर देखो अभी जो लेफ़्ट साइड में v है वो अभी न्यूमरेटर में नहीं है, तो आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि आप v की वैल्यू लिख पाओ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। रेसिप्रोकल लेके हम थोड़ा आप लोगों के आगे आ गया हूँ, रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं। चेक करो बेटा, क्या ये आपका और मेरा रिजल्ट सही आ रहा है। 2k v02 t + 1 मुझे ठीक लग रहा है। अब हमें v चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी कि v को हम लिख सकते हैं v0 √ऑफ 2k v02 × t + 1. So this is our required answer. Next question, an insect flies in a line for 4 seconds with a velocity v is equal to t minus 2 meter per second. Calculate the distance covered by insect in first 4 seconds. 4 सेकेंड में इंसेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन होती तो कोई कंसर्न ही नहीं था, हम दोनों पार्ट कर लेते हैं, डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब शुरुआत करते हैं जो स्टैंडर्ड फार्मूला में यहाँ पर गिवन है, v इज इक्वल टू t माइनस 2। अब जैसे ही माइनस साइन आता है वैसे ही हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बज उठती है, भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी इंसेक्ट की वेलोसिटी 0 होने वाली है, क्योंकि 2 सेकंड बाद पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है। और जब भी डायरेक्शन चेंज होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशंस में फ़र्क आएगा। डिस्प्लेसमेंट सीधा कैलकुलेट हो सकता है बट डिस्टेंस सीधा सीधा कैलकुलेट नहीं होगा, उसे 2 स्टेप्स में करना पड़ता है। एक वो टाइम जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हुई, यानी कि इस एग्जांपल में एक टाइम 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में, दूसरा टाइम 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में। ओके, तो देखते हैं कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू 0, पुट v इज इक्वल टू 0, तो v को 0 पुट किया, t माइनस 2, यानी कि t की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 सेकेंड। दिस मीन्स दैट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, at t is equal to 2 second, direction of motion reverses, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ये पॉइंट हमें क्लियर है। चलिए अब हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। v का फॉर्मूला हमारे पास होता है v ds/dt। यहाँ पे ध्यान देना ये बेटा, ds/dt में ds हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ ताकि t वाले वेरिएबल्स एक तरफ और s वाले वेरिएबल्स एक तरफ रख सकूँ तो मैं ऐसे कर लूँगा। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आई विल टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। टाइम की लिमिट्स यहाँ पे आएंगी 0 से 2 तक, यहाँ 0 से t तक लिखते हैं, जनरल डिस्कशन करेंगे बाद में चलेंगे आगे। s माइनस 0 यहाँ पर हो जाएगा t² माइनस 2t। मैंने ये लिमिट्स वगैरह सारी सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, मैंने सीधा फाइनल आंसर लिख दिया है। ठीक है, यू कैन चेक दिस, ये आ गया। अब ये मेरे पास आई है वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर तो मुझे कैलकुलेट करना होता डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, यानी कि 0 सेकेंड से लेके 4 सेकंड तक मुझे डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करना होता, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता, t की वैल्यू को 4 सब्स्टिट्यूट कर देता, तो ये मेरे पास होने वाला है 0। यानी कि पार्टिकल जिस पॉइंट से चला था
घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ गया, मीन्स पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होने वाला है। सेकंड पॉइंट इसको समझने का, सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, उसको बाद में करते हैं। पहले मैं यहाँ पे इस मेथड में डिस्टेंस भी बता दूँ, ठीक है। अगर मुझे डिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी होती तो डिस्टेंस की कैलकुलेशन जैसे मैंने कहा, मैं पहले कैलकुलेट करूँगा 0 से 2 सेकंड तक, फिर मैं कैलकुलेट करूँगा 2 सेकंड से 4 सेकंड तक, ठीक है। 0 से 2 सेकंड तक यहाँ पर मैं टाइम को 2 पुट कर दूंगा। जब मैं 2 पुट करूँगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया 2 माइनस 4, ये मेरे पास आ गया -2। बट ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई है, ठीक है। इसको S1 लिख लेता हूँ। मुझे चाहिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी कि पहले 2 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस 2 मीटर है। ये है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। मैंने यहाँ पर इसको मॉड में लिख लिया है, यानी कि इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लिख लिया है। अब मुझे लिखना है 2 से 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर मैं उसको फिर से डिस्टेंस की टर्म्स में लिख लूँगा, ठीक है। तो लेट अस सी कि ये मैं 2 to 4 सेकंड के लिए कैलकुलेशन कैसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर S की में t की वैल्यू को 4 सेकंड पुट कर देता हूँ। एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड, S की वैल्यू हो जाएगी 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 4, ये मेरे पास आ जाएगा 0 मीटर। जब टाइम 2 सेकंड था तो S की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, S की वैल्यू थी -2 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कितनी देर के बीच में देखना है, बिटवीन 2 सेकंड टू 4 सेकंड, ठीक है। फाइनल कौन सा है, 4 सेकंड, इनिशियल कितना है 2 सेकंड। तो हमारे पास हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 0 माइनस इनिशियल -2, ये +2 मीटर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिखूंगा, S2 को मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिखूंगा तो डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास 2 मीटर आएगी। तो 2 से 4 सेकंड के बीच में डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, और 0 से 2 सेकंड के बीच में डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकंड इज गोइंग टू बी 4 मीटर, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोगों को ये पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं हुआ होगा। 2 से 4 सेकंड के बीच की कैलकुलेशन नीड सम मोर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वी विल गो विद दैट आल्सो। देखते हैं कि 2 से 4 सेकंड के बीच में क्या हुआ था। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पे लेते हैं टाइम 0, यहाँ पर 2 सेकंड, और यहाँ पर टाइम है 4 सेकंड। हुआ क्या कि पार्टिकल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था -2, ये कि पार्टिकल ओरिजिन से -2 मीटर इधर को चला, -2 मीटर 0 से 2 सेकंड के बीच में। उसके बाद देखो 4 सेकंड एंड 2 सेकंड, 2 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ था, -2 मीटर पे। दिस इज x इज इक्वल टू -2 मीटर। और 4 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे था, 0 मीटर पे। 0 मीटर मतलब पार्टिकल ओरिजिन पे था, x इज इक्वल टू 0 भी यहीं पे है, यानी कि पार्टिकल घूम के वापस यहाँ पे आ गया। तो 2 मीटर पहले लेफ्ट में गया, फिर 2 मीटर राइट में आया। तो कुल मिला के पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास आ गया 4 मीटर। डिस्टेंस कम्स आउट 4 मीटर। आपको ये मेथड आना तो पक्का से चाहिए, ठीक है। बट इसके अलावा और अप्रोच भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ v इज इक्वल टू t-2 है। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ v इज इक्वल टू u प्लस at से, तो मेरे पास यही रिलेशन बनेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में आप लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, होना तो चाहिए। ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना हो गया, आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, ठीक है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होने वाली है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट कितना हो गया, -2।
इंटरसेप्ट इज -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम यहाँ पे वेलोसिटी लिख रहे हैं इन मीटर पर सेकेंड और टाइम हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेकेंड में। ग्राफ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन और स्लोप क्या है यहाँ पर, ये कितना है 1 है, m इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप की वैल्यू 1 है। तो पॉजिटिव स्लोप है तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ये टाइम हमें क्लियर है कि दिस टाइम इज गोइंग टू बी 1 सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू 0 कब होती है, जब टाइम की जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड होती है, तो ये 2 सेकेंड आएगा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है फर्स्ट 4 सेकेंड के लिए, तो 4 सेकेंड यहाँ कहीं आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर तो हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो एरिया A1 और A2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम इन दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे। वी कैन ऐड दिस टू एरियाज, गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग एरिया A1 कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया A1 कैलकुलेट कितना करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, एरिया A1 2 आ जाएगा। मैं माइनस साइन नहीं लिख रहा, ठीक है, बाद में हम अलग से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या ऐड कर लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, माइनस नहीं लिख रहा। यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लो, एरिया A2 हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा 4 माइनस 2। अब ये हाइट आपको कैलकुलेट करनी है 4 सेकेंड पे। इस फॉर्मूले में टाइम को 4 पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, तो हाइट कितनी आ जाएगी 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एरिया आपके पास कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो आपने दो अलग अलग मेथड से एरियाज को कैलकुलेट कर लिया, 2 मीटर, ठीक है। तो अब आप लोग अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो तो इन दोनों को ऐड कर दो, 4 मीटर हो जाएगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the engine of the train crosses any point A with speed u and constant acceleration a, and the guard of that train crosses that point A with velocity v, then find the speed with which midpoint of train crosses point A। स्टेटमेंट है क्या, स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक पॉइंट है A, इस A पॉइंट को एक ट्रेन क्रॉस कर रही है। ये ट्रेन का ड्राइवर है, तो इसको इंजन लिखा हुआ है बट आइडियली इट शुड बी ड्राइवर। ये ड्राइवर, इस ट्रेन का ड्राइवर जब ए पॉइंट पे पहुंचता है तो ट्रेन की स्पीड है u। ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर ट्रेन का मिड पॉइंट पहुंचेगा, ये मिड पॉइंट है जिसको मैं m से डिनोट कर लेता हूँ, और हमें इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है, मिड पॉइंट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। गार्ड यहाँ पे एंड पे होगा, फिर थोड़ी देर बाद ये गार्ड यहाँ पे पहुँचेगा ए पॉइंट पे, ए पॉइंट के सामने यहाँ पे गार्ड पहुँचेगा। ट्रेन की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है और हमें गिवन है कि जब गार्ड ए पॉइंट को क्रॉस करता है तब ट्रेन की स्पीड v होती है, मिड पॉइंट है m। सिचुएशन ऐसी है कि अगर मैं इस लेंथ को L मान लूँ, ट्रेन की लेंथ को L मान लूँ, तो ये डिस्टेंस L/2 हो जाएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को एज ए न्यूमेरिकल करेंगे, बट आप लोग इसे MCQs के लिए एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करोगे, ओके। तो हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मैं अब डिस्कशन करूँगा A से M तक, मोशन बिटवीन A एंड M, मोशन बिटवीन A एंड M। सॉरी, A तो फिक्स पॉइंट था, मैं ये ड्राइवर D लिख लूँ इसको, D एंड M, यानी कि जितनी देर में D पॉइंट से ड्राइवर से लेके मिड पॉइंट तक ट्रेन पहुंची, उस दौरान क्या हुआ। I want to use formula v square minus u square is equal to 2as। I am going to use this formula, ठीक है। D से लेके M तक, ड्राइवर से लेके मिड पॉइंट तक, मिड पॉइंट की वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी मानी जाएगी। मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है v डैश, ये हमें कैलकुलेट करनी है। और स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी d की होगी u,
एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है और डिस्टेंस कितना कवर हुआ, l/2। डिस्टेंस कवर हुआ l/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास v' माइनस u स्क्वायर की वैल्यू a इंटू l हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे मोशन बिटवीन ड्राइवर टू गार्ड। मोशन बिटवीन ड्राइवर से शुरू करके गार्ड तक d टू g, ठीक है। इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, v है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर इंटू 2al, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया l। यहाँ पर ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़िए स्पीड ऑफ द मिड पॉइंट, मुझे v' ढूंढनी है। मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, आप लोग लिख सकते हो v' स्क्वायर माइनस u स्क्वायर al डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2al। al हमें पता नहीं थे, क्वेश्चन में गिवन भी नहीं थे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पर सिंपलीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा, एंड थोड़ा सा और फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। मैं सिचुएशन को एक और तरीके से दिखाता हूँ, आपको हो सकता है ये l/2l या ये वेलोसिटी समझ ना आई हो, तो मैं सिर्फ अभी क्या करता हूँ, आपको एक ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ ड्राइवर को क्या दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बार डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करूँगा। तो मेरे पास सिचुएशन क्या है कि ड्राइवर यहाँ पहुँचा, ड्राइवर की स्पीड थी u, ड्राइवर यहाँ कुछ देर बाद आगे निकल गया, ड्राइवर यहाँ पे पहुँचा, ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस कवर किया l/2, इसकी स्पीड हो गई v' जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। उसके बाद ड्राइवर थोड़ा और आगे पहुंच गया, स्पीड हो गई v जो हमें गिवन है, और ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस कवर किया l। और इस पूरे मोशन के दौरान ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब आप ड्राइवर को एक पार्टिकल मान लो, तो एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u थी, l/2 डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी v' है, l डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी v है। सिचुएशन एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो वो समझाने के लिए या कहानी बनाने के लिए यहाँ पर क्या बना दिया गया, ट्रेन शो कर देगी, बट दैट विल नॉट इफेक्ट योर आंसर, डज नॉट चेंज एनी पर्सपेक्टिव, किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। आप याद रखने के लिए शॉर्टकट में इसको डायग्राम को ऐसे बना सकते हो, 3 डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ याद रखना है कि अगले वाले पॉइंट की वेलोसिटी u है, पीछे वाले पॉइंट की वेलोसिटी v है, ये डिस्टेंस l/2 है, अगला ये भी l/2 है, तो बीच में क्या आ गया मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट की जो वेलोसिटी है, ये जो मिड पॉइंट है इसकी वेलोसिटी हम लिखेंगे √u² प्लस v² बाय 2। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट। आपको इस रिजल्ट को एज MCQs या 4 MCQs याद करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको कंसेप्ट समझना है और अगर हो सके तो एंड में रिजल्ट को भी याद मेमोराइज कर लेना। सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक कार, एक गाड़ी, कुछ भी हो सकता है व्हीकल, ये कार मूव कर रही है विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। और यहाँ पर कार में ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं, वो ब्रेक्स इसमें रिटार्डेशन पैदा करती हैं। सपोज करो रिटार्डेशन की वैल्यू a हो गई, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई -a, जिसकी वजह से कार कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है, मीन्स कार स्टॉप कर जाती है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज 0। ब्रेक अप्लाई करने से रुकने तक जो कार ने डिस्टेंस कवर किया, दैट डिस्टेंस इज s। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज s। अब हम इसमें s की कैलकुलेशन यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर है, एक्सेलरेशन यहाँ पर माइनस में लिखूंगा क्योंकि रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मेरे पास बन जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यानी कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला मेरे पास बनेगा यू स्क्वायर बाय 2a। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मुझे स्टॉपिंग टाइम कैलकुलेट करना हो तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा v इक्वल यू प्लस at। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल u, एक्सेलरेशन को माइनस पुट करूंगा। ठीक है, मैं ये आगे f लिख दिया करूंगा, f का मतलब होगा कि वी आर यूजिंग ए फार्मूला और नेक्स्ट स्टेप में हम उसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो आप यहाँ से स्टॉपिंग टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यू विल गेट दिस वैल्यू u बाय a। दिस इज स्टॉपिंग टाइम, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, हमें पूछा जाएगा कि अगर इस कार की स्पीड को n टाइम्स कर दिया जाए, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कार को इस तरह से कर दिया जाए, बट ब्रेक्स जैसी थी वैसे ही रहनी चाहिए, ब्रेक्स की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि जो ब्रेकिंग सिस्टम है दैट कैन प्रोड्यूस ए रिटार्डेशन ऑफ a। देन क्वेश्चन अराइजेस कि अब जब हमने स्पीड को n टाइम्स कर दिया है तो अब इस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग टाइम पे क्या असर पड़ेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा, स्टॉपिंग टाइम्स कितने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें यहाँ से सीखना था, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है। यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी। जो स्टॉपिंग टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू है। अगर हमने स्पीड को मान लो डबल कर दिया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर नई सिचुएशन में स्टॉपिंग डिस्टेंस लिखना हो वो n स्क्वायर टाइम्स इनिशियल स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, कब, जब हमने स्पीड को कितना कर दिया है, जब इनिशियल स्पीड को हमने n टाइम्स कर दिया है। यहाँ पर मैं सिंपल u लिखूंगा क्योंकि शुरू में u यूज़ किया था, तो ये n टाइम्स कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इनिशियल वेलोसिटी को n टाइम्स कर दिया है। इसका मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। दिस इज प्रीवियस या ओल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस, ओरिजिनल वन। अब यहाँ पर टाइम में क्या फ़र्क पड़ेगा, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी, तो जितनी गुना वेलोसिटी हो जाएगी उतने गुना टाइम बढ़ जाएगा। यानी कि जो नया टाइम है, नया स्टॉपिंग टाइम है वो n टाइम्स न्यू स्टॉपिंग n टाइम्स ओरिजिनल या ओल्ड स्टॉपिंग टाइम हो जाएगा। टी डैश रिप्रेजेंट न्यू स्टॉपिंग टाइम, दिस इज न्यू स्टॉपिंग टाइम। जो एस डैश था वो था न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग एक काम करिए, वीडियो को पॉज दीजिए, स्टेटमेंट नोट करिए, स्टेटमेंट को समझिए, टेक योर 5 मिनट्स। स्टेटमेंट्स को समझने के बाद डायग्राम ड्रॉ करिए। ठीक है, उसके बाद अब मैं स्टेटमेंट समझाऊंगा, आप लोग उसको चेक करना, जो मैंने समझाया जो आपने समझा वो सेम है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक मोटर बोट है जिसकी वाटर के रिस्पेक्ट में स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड है। बोट की स्पीड में 7 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूँ। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, पानी के करंट की स्पीड वो हमें 3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, उसे मैं यू एज्यूम कर लेता हूँ। बोट पानी के अंदर जा रही है, तो ये हमारे पास बोट है, बोट पानी के अंदर जा रही है। मान लीजिए कि जो रिवर है इस तरफ फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करती है दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, और उसके बहाव के अगेंस्ट दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहले बोट अपस्ट्रीम चलती है। जैसे बोट अपस्ट्रीम चलना शुरू करती है, यहाँ से वो एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करती है। उस ऑब्जेक्ट का नाम फ्लोट है, एनीथिंग दैट कैन फ्लोट। एक लकड़ी का पीस फेंक दिया, वो अब नदी के बहाव के साथ आगे आगे जाएगा। ये बोट 4.2 किलोमीटर आगे जाती है अपस्ट्रीम, फिर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करती है और वापस चलना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद
जो फ्लोट यहाँ पे फेंका गया था ये उस फ्लोट को मिलती है, ये रहा फ्लोट और यहाँ पे आ गई बोट। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने टाइम बाद बोट और फ्लोट आपस में मिलेंगे। यहाँ पर टाइम 0 था और हमें इस टाइम के लिए कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई हो तो वीडियो को पॉज दीजिए, क्वेश्चन फिर से पढ़िए और फिर खुद से कैलकुलेशन करिए। हो जाए तो आंसर चेक करना, नहीं तो मेरे साथ समझना। ओके, अब हम लोग डिस्कशन को 2 हिस्सों में करेंगे, पहले फ्लोट के लिए और फिर बोट के लिए। अगर मैं फ्लोट की बात करूं तो फ्लोट तो सिर्फ वाटर करंट के सहारे मूव कर रहा है, यानी कि फ्लोट की स्पीड तो वही होगी जो बोट की, जो रिवर करंट की स्पीड है, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। ये टी टाइम में फ्लोट यहाँ से अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुँचा इन टाइम टी। ठीक है, फ्लोट तो यहाँ से सीधा ऐसे ही जाएगा, रिवर करंट के साथ साथ ही जाएगा विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्लोट ने, डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्लोट विल बी गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी 3 मल्टीप्लाई बाय टाइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैं इस डिस्टेंस को यहाँ पर डायग्राम में XF डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्लोट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब मुझे बात करनी है फॉर बोट। बोट का मोशन कैसा रहा। बोट के मोशन को 2 हिस्सों में समझना पड़ेगा। पहले यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट तक, फिर B से वापस यहाँ पर C पॉइंट तक, A से B फिर B से C। A से B तक जो बोट है वो रिवर करंट के अगेंस्ट अपस्ट्रीम में जा रही थी, यानी कि उसकी नेट स्पीड कम हो जाएगी, पानी उसको पीछे को खींच रहा है और रिवर में बोट जाना चाहती है विद ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी नेट स्पीड कम होकर 7 - 3 यानी कि 4 बचेगी। यानी कि A से B तक जाते हुए उसकी स्पीड रह जाएगी सिर्फ कितनी 4 मीटर पर सेकेंड, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 4.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। यानी कि A से B तक जाते हुए बोट को कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और बोट की स्पीड कितनी है हमारे पास, अब इफेक्टिव स्पीड कितनी आ गई है 7 - 3 यानी कि 4। यहाँ पर यूनिट्स का थोड़ा पंगा पड़ेगा, ये किलोमीटर्स में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसलिए मैं इसको यूनिट कन्वर्शन कर लेता हूँ 4200 डिवाइडेड बाय 4। ये सही हो गया। तो ये मेरे पास आ गया वो टाइम जितनी देर के लिए बोट जो है वो A पॉइंट से B पॉइंट तक जाएगी, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 4.2 किलोमीटर। अब बोट को B से C तक जाना है, उसको B से C तक जाने में कितना टाइम लगेगा। B से C तक जाने का टाइम हम लोग 2 हिस्सों में कैलकुलेट करेंगे, पहले B से वापस A तक आने में, फिर A से वापस C तक जाने में। इस दौरान इसकी स्पीड बढ़ जाएगी 7 + 3 टोटल स्पीड हो जाएगी 10, क्योंकि वाटर करंट इसको साथ खींच के लेके जाएगा तो स्पीड हो जाएगी 10। और अगर स्पीड 10 हो गई तो हमें कैलकुलेट करना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस था B से A कितना था 4 किलोमीटर, और दूसरा डिस्टेंस था XF। कितनी स्पीड से ट्रेवल किया इसने 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया। B से A हमारे पास 4200 है प्लस XF डिवाइडेड बाय 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये डिस्टेंस ये टाइम हो गया जो इसने B से C तक लिया। अब ध्यान से हमने क्या कैलकुलेट किया है, बोट के लिए A से B तक टाइम और बोट के लिए B से C तक टाइम। दिस इज गोइंग टू बी टोटल टाइम टेकन बाय द फ्लोट, क्योंकि उतने ही टाइम में फ्लोट अपनी नई पोजीशन तक पहुंचा है। यानी कि मैं लिख सकता हूं टाइम टेकन बाय फ्लोट इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम A to B, जो बोट ने टाइम लिया, फ्रॉम B to C। दिस इज टाइम टेकन बाय बोट, टाइम टेकन बाय बोट। क्लियर है। अब यहाँ से इस टाइम की वैल्यू कितनी थी XF/3, मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ XF/3 इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके। TAB और TBC की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं। 4200/4 प्लस 4200/10 प्लस XF/10।
ठीक है। ओके, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। एक्स एफ 1/3 माइनस 1/10, यहाँ से 4200/2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1/2 प्लस 1/5, ये हो जाएगा अपने पास 2100 इंटू 7/10। इधर मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स इंटू ये हो जाएगा 7/30, ये 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6300 मीटर। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्लोट 6300 मीटर। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ लॉन्ग इज इट बिफोर द लॉन्च रीचेज द फ्लोट। तो हमें टाइम, ये टोटल टाइम टी कैलकुलेट करना है। तो टी की कैलकुलेशन में अब कोई कंसर्न नहीं है, वी कैन यूज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लोट डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 2100 सेकेंड।